हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। कैसे हो? मैं आरडी सर आपके साथ। सब बढ़िया है? बढ़िया चल रहा है सब? चलो, अच्छी बात है। तो आज जो अपनी क्लास होगी वो होगी संतुलन क्षमता या दक्षता या पैकिंग एफिशिएंसी पर। कुछ बातें अपन पढ़ चुके थे, जैसे 4 प्रकार की एकक कोष्टिका अपन ने पढ़ी थी, एससीसी, बीसीसी, एफसीसी और ईसीसी। लेकिन जो अपने सिलेबस में कंप्लीट रूप से है वो 3 प्रकार की है, एससीसी, बीसीसी और एफसीसी। ओके। तो अपन जो आज की बात कर लेते हैं वो हमारा मुद्दा है संकुलन क्षमता। मैंने आपको एक उदाहरण दिया था, जैसे कांच की बरनी या डिब्बा वाला एक उदाहरण दिया था जिसमें कंचे भरे थे अपन ने, और ये भी बताया था कि जो संकुलन क्षमता होती है वो जो जितने कंचे उस कांच के डिब्बे का आयतन को घेर लेते हैं वही उस डिब्बे की संकुलन क्षमता होती है, और जितना भाग उसका खाली रह जाता है, छोटे छोटे से भाग खाली रह जाता है, वही उसकी संकुलन वो रिक्ति होती है। ऐसे ही अपन एकक कोष्टिका को यदि देखें तो एकक कोष्टिका में किसी भी प्रकार की एकक कोष्टिका है, जैसे मेरे पास ये सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल है, ओरिजिनल ऐसी होती है, लेकिन अपन इसको समझने के हिसाब से ऐसे, जैसे ये 2 गोले हैं तो ये 2 गोले ये हैं, लेकिन समझने के हिसाब से इसे दूर दूर दिखा देते हैं। कोई बंद नहीं होता है ऐसा, ये सभी गोले एक दूसरे से क्या होते हैं, स्पर्श किए हुए होते हैं। ओके, तो इसकी ओरिजिनल स्ट्रक्चर ये है, डुप्लीकेट ये है। यदि इसका जो ये बाहरी भाग है इसको मैं हटा देता हूं तो ये कैसी नजर आती है, ऐसी नजर आती है। अब जो भाग इसका ये भरा हुआ है, ये भरा हुआ है, ये क्या है, इसकी संकुलन क्षमता है, यानी कि अवयवी कणों ने इसका इतना भाग घेर रखा है, और जो खाली है ये खाली, ये इसकी जो खाली भाग है वो रिक्ति कहलाता है, वॉइड कहलाता है। ओके। तो अब यहाँ पे अपन जो बात करते हैं कि अपन ने पढ़ा था, जैसे मैं घन बनाता हूं, इधर देखो आप, ये मेरे पास एक घन है, मेरे पास ये क्या है बेटा, एक घन। अब इसमें अपन ने देखा था जो एसीसी के अंदर होता था वो सभी गोले कहाँ होते थे, एकक कोष्टिका के कोने पर, और एक कोने का जो योगदान 8 कमरे लिखे थे अपन ने, 4 कमरे नीचे, 4 कमरों के ऊपर जस्ट 4 कमरे, तो उसका जो योगदान होता है वो कितना होता था, कोने के परमाणु का जो उस एकक कोष्टिका के अंदर जितना योगदान होता था वो कितना होता था, 1/8। ओके, 1/8। जैसे ये भाग है यहाँ पे नजर आ रहा है, ये 1/8 है। अगर ऐसे समझ में नहीं आए तो घर पे जाना, नींबू लेना, उसका आधा भाग उड़ा देना ऊपर, उसे 2 टुकड़े करना बराबर के, एक भाग को एक साइड रख लेना, एक भाग जो बचे उसके 4 हिस्से करना, उस 4 हिस्से में से एक हिस्सा ऐसा नजर आएगा आपको। ओके, तो इसका जो ये घन के कोने का परमाणु का जितना योगदान आ रहा है इस एकक कोष्टिका में, संकुलन क्षमता में जो योगदान आ रहा है वो कितना होता है, 1/8। ऐसे ही अपन ने एफसीसी पढ़ी थी, एफसीसी में कोनों के साथ साथ फलक के केंद्र पर भी परमाणु होते थे, और उसका योगदान कितना होता था, 1/2 होता था। ओके, प्रभावी परमाणु की संख्या निकालने में, वैसे ही अपन ने एकक कोष्टिका की जो केंद्र में होता था, बीसीसी में होता था, ऐसा कोनों के साथ साथ कहां होता था, घन के केंद्र पर भी परमाणु होता था, उसका योगदान कितना था, पूरा एक ही था, 100% योगदान था उसका। ऐसे ही अपन ने किनारे में भी देखा था, यदि मान लो किनारे वाला अपना है नहीं लेकिन किनारे में भी हो तो उसका योगदान कितना था, 1/4 था। ओके बेटा, ऐसे ही मैं अब जैसे ये योगदान का अपन ने ये पढ़ लिया था, जैसे फिर भी बता देता हूं मैं, एससीसी जो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल है आप दे, या सरल एकक कोष्टिका है, उसमें घन जो कोने का परमाणु है उसका योगदान कितना था, 1/8 इंटू 8, योगदान कोने का परमाणु का योगदान इंटू कुल कोने के परमाणु कितना आया था, बराबर 1। तो प्रभावी परमाणु की संख्या कितनी आई थी, 1। ये प्रभावी परमाणु की संख्या है, या कण की संख्या है, अणु की संख्या है, आयन की संख्या है, गोले की संख्या है, कुछ भी बोल सकते हो। ऐसे ही बीसीसी में
देखा था अपन ने। इसमें क्या है, कोनों के साथ साथ कोने का तो इतना ही आएगा 1/8 का 1, और जो सेंटर में केंद्र में परमाणु होता था उसका कितना होता था 1 × 1 = 1। तो इसमें प्रभावी परमाणु की संख्या कितनी होती थी 2। ऐसे ही एफसीसी में इसमें भी देखा था अपन ने, पिछला वीडियो देख लेना इसे, और भी 2 3 4 5 क्लास छोड़ के। इसमें वही कोने का योगदान 1/8 × 8 = 1। और इसमें क्या है, जो ये पेस सेंटर्ड यूनिट सेल होती है उसमें कोनों के साथ साथ सभी पेस के सेंटर में भी परमाणु होता था, इसलिए एक पेस का योगदान 1/2 होता था इंटू कुल परमाणु 6 होते थे, तो 3 यहां से निकल कर आता है। तो ये कुल प्रभावी परमाणु एफसीसी में कितने हुए 4। ऐसे ही ईसीसी की बात करता हूं मैं, तो ईसीसी में वही कोने का योगदान कितना होता है 1/8 × 8 = 1। और ईसीसी में किसी दो विपरीत फलक पर भी परमाणु केंद्र, उनके केंद्र पर भी परमाणु होते थे, तो फलक का योगदान 1/2 इंटू कुल फलक के केंद्र के परमाणु की संख्या बराबर 1, तो 2 इसका होता था। ये बातें अपन ने की थी। ओके, उतारना कुछ नहीं है, अभी केवल हेडिंग डाल लो आप, अभी कुछ नहीं लिखना बेटा। ओके, तो अपन जो आज बात करते हैं वो हमारा जो टॉपिक है वो है संकुलन क्षमता या दक्षता। तो वही डिब्बे वाला जितना आयतन उसका वो कंचे घेर लेते हैं वो तो उसकी संकुलन क्षमता हो जाती है, और जितना खाली रह जाता है वही उसकी रिक्ति हो जाती है। ऐसे ही अपन किसी भी प्रकार के क्रिस्टल जालक, तो उस क्रिस्टल जालक में देखे तो उसके जितने कण उसके अंदर है वो तो उसकी संकुलन क्षमता को दिखाएगा। जितना आयतन उस एकक कोष्ठिका का या किसी क्रिस्टल जालक का घेरेंगे वो तो उसकी संकुलन क्षमता को दिखाएगा, और जितना भाग उसका खाली रह जाएगा वो उसकी रिक्ति को दिखाएगा। जैसे ये सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल है मेरे पास, जितना भाग इसने घेर रखा है तो ये संकुलन क्षमता को दिखाएगा, और जो खाली है वो रिक्ति को दिखाएगा। ओके, तो अपन इसकी जो परिभाषा है वो ये लिख सकते हैं कि किसी क्रिस्टल ठोस जालक में, किसी ठोस क्रिस्टल जालक में उपस्थित अवयवी कणों की संख्या द्वारा इस एकक कोष्ठिका का या उस क्रिस्टल जालक का जितना आयतन घेरा जाता है, किसके द्वारा, अवयवी कणों के द्वारा जितना आयतन घेरा जाता है वही उस ठोस क्रिस्टल जालक की संकुलन क्षमता या पैकिंग एफिशिएंसी या उसकी दक्षता होती है। तो लिख लो साथ के साथ, अब लिखो आप, किसी ठोस क्रिस्टल जालक में उपस्थित अवयवी कणों की संख्या किसी ठोस क्रिस्टल जालक में उपस्थित अवयवी कणों की संख्या द्वारा क्रिस्टल जालक का जितना भाग या क्रिस्टल जालक का जितना आयतन घेरा जाता है, वही उस ठोस क्रिस्टल जालक की संकुलन क्षमता या पैकिंग एफिशिएंसी होती है। ओके बेटा, ये लाइन हमारे समझ में आ गई। अब आप इसे उतार सकते हो, इनको भी एक साइड में ड्रॉ कर सकते हो।
ओके, अब उतार लो इन चीजों को। आगे मैं बढ़ता हूं तो मुझे अब ज्ञात करता हूं कि जो संकुलन क्षमता है उसका सूत्र कैसे बनाना है। उसका सूत्र अपन को प्राप्त हो जाएगा तो अपन संकुलन क्षमता किसी भी क्रिस्टल ठोस जालक की निकाल सकते हैं। जैसे बीसीसी की निकाल सकते हैं, एफसीसी की निकाल सकते हैं, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल की निकाल सकते हैं। तो तीन की अपन को यहाँ पे निकालना पड़ेगा। तो आप, मैं छोटा सा यहाँ लिख लेता हूं, संकुलन, ये मैंने शॉर्ट में लिख दिया है, संकुलन क्षमता का सूत्र बनाना। कैसे बनाएंगे? एक सूत्र अपन बना लेंगे तो ये क्या है, तीनों में काम आ जाएगा। एक सूत्र यहां से बनाना सीखते हैं। तो अब आप एक बात बताओ, आपने अभी भी एग्जाम दिए होंगे और एग्जाम देते हो तो आप परसेंटेज अवश्य निकालते हैं। परसेंटेज निकालना हर बच्चे को आता है। तो मैं यहां मान लो, इसको उतारना नहीं है, केवल देखना है। कोई लड़का है, उसने एक पेपर दिया जिसका पूर्णांक था 200 नंबर का, ओके, और उसने प्राप्त अंक किए इसमें 180 नंबर। तो इसके कितने प्रतिशत मार्क्स आए? मार्क्स आए। अब इसकी प्रतिशत निकालना है। तो प्रतिशत ऐसे ही तो निकालते हो आप, जैसे प्राप्तांक और कुल पूर्णांक इंटू 100, यही तो करते हो। तो कुल प्राप्त अंक कितने? 180, और पूर्णांक कितना है? प्राप्त अंक तो 180 किए उसने, और पूर्णांक कितना है? 200 का, इंटू 100 कट किया, कितने परसेंट मार्क्स आए इसके? 90%। ऐसे ही अब आप भूलोगे नहीं इसे, एग्जाम में भी कभी आपको याद रहेगा ये। अब इसको कैसे ध्यान में रखना है आपको, कि जैसे एकक कोष्टिका है, एकक कोष्टिका का जितना आयतन है वो क्या है? उसका पूर्णांक है। जितना आयतन है वो उसका पूर्णांक है एक, और जितने कणों का आयतन है वो उन्होंने उन अवयवी कणों का जितना आयतन उसके द्वारा घेरा गया है वो उसका क्या है बेटा? प्राप्त अंक है। ये मानना है आपको। इनटू 100 करना है तो उस अवयवी कणों की परसेंट निकल जाएगी आपके लिए, प्रतिशत निकाल सकते हो आप। तो इस सूत्र को मैं ऐसे लिख सकता हूं, अब जैसे ये संकुलन क्षमता बराबर क्या आया? अब ऊपर जितने अवयवी कणों द्वारा, अवयवी कणों, अवयवी कणों का आयतन बटे एकक कोष्टिका का आयतन, एकक कोष्टिका का आयतन इंटू 100। वही बेटा परसेंटेज है। ये अवयवी कणों ने मार्क्स प्राप्त किए हैं और ये कुल पूर्णांक था एकक कोष्टिका का। बात तो वही है, इंटू 100 करना है, याद रहेगा। अब एग्जाम में नहीं भूलोगे आप। इसको मैं मिटा देता हूं और इसको आपको उतार लेना है। ओके, अब जैसे मुझे बात आती है कि किसी एक अवयवी, यहाँ तो अवयवी कणों का आयतन सभी का दे रखा है, तो किसी एक अवयवी कण का आयतन निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? अब मैं एक अवयवी कण का आयतन निकालता हूं यहां से। तो यहां आपको एक अवयवी कण का आयतन निकालने के लिए मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं, अवयवी कणों की संख्या इंटू एक अवयवी कण का, एक अवयवी कण का आयतन। ओके बेटा, बटे एकक कोष्टिका का आयतन इंटू 100। यह आ गया मेरे पास। ओके, अब यहां पे जो अवयवी कणों की संख्या है उसको मैं जेड मान लेता हूं, ये जेड इंटू एक अवयवी कण का आयतन।
अब आप जानते हो कि एक अवयवी कण कैसा मानते हैं अपन, एक ठोस गोला मानते हैं। कैसा मानते हैं? एक अवयवी कण ठोस गोला मानते हैं जिसकी कुछ त्रिज्या होती है। वो एक कण कहो या उसे एक ठोस गोला कहो, बात एक ही होती है। और जिसकी ये त्रिज्या होती है तो इसका कुल आयतन कितना होता है ये अपन पढ़ के आए हैं पिछली क्लासों में, 4/3 पाई आर क्यूब। ओके बेटा, ये क्या है? गोले का आयतन। ठीक है, इसे लिख लेना है। अब यहां पे जो एक अवयवी कण का आयतन है उसको मैं यहां लिख देता हूं 4/3 पाई आर क्यूब। ओके, बटे एकक कोष्टिका का आयतन। एकक कोष्टिका का आयतन आप जानते हो कि मान लो जैसे ये भुजा ए है, ये किनारे की लंबाई है बेटा। ए क्या है? यहां पे किनारे की लंबाई उतारना है अभी सबको, किनारे की लंबाई। ओके, तो इस घन का आयतन, पूरे घन का, पूरी एकक कोष्टिका का जो आयतन होगा वो कितना होगा? वो ए क्यूब होगा। ये ए क्यूब इनटू 100। ओके, तो ये संतुलन क्षमता का सूत्र क्या निकल के आया अपने पास? ये इसे समीकरण ए नाम दे देना है। इधर जेड को क्या लिखोगे? यहां जेड बराबर प्रभावी परमाणु की संख्या, प्रभावी परमाणु की संख्या। ओके बेटा, इसे रखना है एमटीआर। कैसे रखोगे? वही परसेंट मार्क से याद रखोगे जो मैंने बताया है। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। अब यहाँ पे जो जेड है, जेड एससीसी के लिए कितना आएगा? एक परमाणु, प्रभावी परमाणु एक ही होता है। यदि मैं बीसीसी की बात करता हूं तो वहां बीसीसी के लिए 2 आएगा यहाँ पे, और एफसीसी के लिए 4 आएगा। ये अब आप आराम से निकाल सकते हो, ये बाकी चीजें अपन निकाल लेंगे। तो इसे आप उतार लीजिए। अब मैं इसे आगे बढ़ता हूं। अब अपन यहां पे निकालते हैं एससीसी के लिए, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के लिए संकुलन दक्षता का मान निकालते हैं। इसे एच, ये समीकरण काम में लूंगा बेटा मैं, ए, जिसको मैंने ए लिखा है। देखो आप आगे हेडिंग डालो आप, संकुलन क्षमता दक्षता पैकिंग एफिशिएंसी एससीसी के लिए आधे एकक कोष्टिका के लिए या सरल क्यूबिक यूनिट से, सरल आधे एकक कोष्टिका के लिए भी लिख सकते हो आप इसे हिंदी में। ओके बेटा, तो सरल एकक कोष्टिका बनी हुई है हमारे पास, ये सरल एकक कोष्टिका है। ओके, इसके कोनों पर, 8 कोनों पर सभी पे परमाणु रखे हुए हैं। ओके, ये भी जानते हैं अपन। तो इसका जो एक किनारा होता है, किनारे की लंबाई ऐसी होती है। अब इसमें कोई भी 2 एटम है, जैसे ये 2 गोले में यहां ले लेता हूं, ये ऐसे स्पर्श है एक दूसरे से। ओरिजिनल स्ट्रक्चर देखो, ये गोले एक दूसरे से स्ट्रक्चर है, यानी कि ये कैसे है बेटा, इसको मैं और दिखाऊं, इधर और दिखाता हूं मैं। तो ये ऐसे है, और ये इनके बीच की जो दूरी है वो क्या है? ये है। तो ये क्या है? पूरी दूरी क्या है बेटा? ए है। किनारे की लंबाई है ये, लेकिन ये किनारे की लंबाई को यदि 1/2 कर दे तो ये इसकी क्या होगी? त्रिज्या हो गई। ये इसकी क्या हो गई? त्रिज्या। प्रथम गोले की त्रिज्या, दूसरे गोले की त्रिज्या, ये दोनों आर को जोड़ दे अपन तो ए के बराबर हो जाएगा। तो इसे मैं ये भी लिख सकता हूं कि ए बराबर है ये 2r, है कि नहीं? बताओ मुझे, है कि नहीं? तो इसे समीकरण नंबर 1 दे दो आप। एससीसी की शुरुआत कर रहा हूं मैं। अब यहां से आपको चालू करना है, क्योंकि वी नो दैट हम जानते हैं कि जब हमको एग्जाम में कुछ भी याद नहीं आता तो हम क्या करते हैं बेटा, अपन यही करते हैं कि वी नो दैट। हम जानते हैं कि किसी भी
क्रिस्टल के लिए, या ऐसे लिखो, किसी भी ठोस क्रिस्टल जालक के लिए, क्रिस्टल जालक के लिए पैकिंग एफिशिएंसी होती है कितनी, Z इंटू 4/3 पाई R क्यूब बटे A क्यूब इंटू 100। ये कौन सी है, समीकरण ए थी, समीकरण ए। यहां मैं लिख देता हूं समीकरण ए में समीकरण 1 का मान रखने पर तो क्या आ जाएगा बेटा, क्या आ जाएगा, देखो इधर पैकिंग एफिशिएंसी बराबर जेड का मान, अब सिंपल क्यूबिक के लिए पढ़ रहे हैं अपन, तो डायरेक्ट भी लिख सकते हैं कि जेड का मान कितना होगा, 1 इंटू के पहले उसी को लिख लेते हैं, 2 स्टेप बढ़ जाएगी और कुछ नहीं है, ये जेड इंटू 4/3 पाई R क्यूब। ए क्यूब कितना है, ए क्यूब कितना है, ए क्यूब देखो बेटा, ए क्यूब बराबर यहाँ 2R है, तो ए क्यूब की जगह मैं 2R लिख सकता हूं, ये 2R और ये क्यूब, ओके, इंटू 100। ये मैंने मान रख दिया समीकरण एक का, समीकरण ए में। आगे सोल्व किया अपन ने तो पैकिंग एफिशिएंसी मतलब शॉर्ट में लिख दिया मैंने यहाँ पे संकुलन क्षमता, तो बराबर जेड का मान अब रखते हैं सिंपल क्यूबिक के लिए प्रभावी परमाणु की संख्या 1 होती है, ओके, तो 1 इंटू 4/3 पाई R क्यूब बटे, इसको मैं खोलूंगा तो ये क्या हो जाएगा, 8 R क्यूब हो जाएगा इंटू 100। अरे भाई ये तो जानते हो आप, R से R कैंसिल हो जाएगा। आगे सोल्व करेंगे अपन पैकिंग एफिशिएंसी को, तो कितना आ गया ये 4/3 इंटू पाई का मान कितना होता है 3.14 और 8, यही शेष रहा, इसको अपन ने काटा, ये कितना आया 2, आगे इंटू 100, आगे और सोल्व करोगे। अब देखते हैं अपन बेटा एफसीसी के लिए, ये अपनी एफसीसी के लिए बात हो चुकी है, तो हेडिंग डालो आप एफसीसी, फिर बीसीसी पढ़ेंगे, पहले एफसीसी पढ़ेंगे। ये एफसीसी में उतारना था, बात कर लेते हैं अपन एफसीसी के लिए। देखो इधर एफसीसी के लिए यदि अपन देखते हैं तो यहां पे एफसीसी कर लो आप, एफसीसी, ठीक है, तो बनाओ एफसीसी की स्ट्रक्चर, उधर बनाते हैं बेटा, ये एफसीसी है मेरे पास, आप भी ड्रॉ करो साथ के साथ। कर लिया, ठीक है, वही यही होती है, कोने पे कण सभी पे, इसके साथ साथ कहाँ होंगे, और सभी फलक पे भी, फलक के केंद्र पर भी कण होंगे, ये इसके इस फलक के केंद्र पर और ये इस फलक के केंद्र पर। हो गया बेटा, ठीक है। तो अब अपन बात कर लेते हैं कि एफसीसी के लिए अपन ने जो सूत्र निकाला था वो तो स्टैंडर्ड मान है सभी के लिए। अब यहाँ पे बात करते हैं अपन की ये जो दूरी है बेटा, ये एक किनारा, ये भी ए है, सारी ये है, सभी किनारों की दूरी क्या है, ए है। लेकिन मैं ये पेस ले लेता हूँ, ये पेस मैंने लिया तो इसको मैं बाहर भी निकाल सकता हूँ। जैसे मुझे इसका कर्ण ज्ञात करना है
ओके, तो ये कैसे बना हुआ है इधर देखो, जैसे मैं इसे यहाँ पे भी ड्रॉ करता हूँ, जैसे मुझे यदि यहाँ से इसको मैं मिला दूँ इसको, तो ये क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। और इसे मैं पॉइंट दे देता हूँ ए, जैसे इसे मैंने दे दिया बी और इसे दे दिया सी। अब मुझे इसके गोले, जैसे ये गोला इधर और ये गोला इधर, ये गोला इधर, इससे बाहर दिखा देता हूं मैं, ये ऐसे, ये स्वयं ऐसे है बेटा। ये ए, ये बी और ये सी। ये दूरी कितनी थी, ए, और ये दूरी कितनी है, ए। अब ये त्रिभुज बन गया एक, और ये जो ये एंगल था ये 90 था, ये 90 डिग्री का एंगल है यहां पे। इसको अलग से इस पेस को अपन ने उठा के इधर ले लिया, जैसे ये पेस बन सकता है ऐसे ऐसे, ये पेस, जैसे इसे ड्रॉ नहीं करना आपको, केवल देखना है। ये ऐसे, ये बेटा ऐसे डाला है मैंने, ऐसे इसको उठा के इधर तुम्हें दिखाने के लिए ले लिया मैंने। तो अब ये क्या बन गया, एबीसी एक नाम का एक त्रिभुज बन गया। तो मैं यहां लिख सकता हूं त्रिभुज ए बी सी में ए बी क्या है, कर्ण है। त्रिभुज ए बी सी में ए बी कर्ण है, और बी सी क्या है, लंब है, और ए सी क्या है बेटा, आधार है। लिख सकते हो। अब तुम पाइथागोरस प्रीम में काफी पढ़ के आए हो, 9th के अंदर काफी पढ़ के आए होंगे। यह है, अब पाइथागोरस प्रीम में मैं यहां लगाता हूं पाइथागोरस प्रीमे के अकॉर्डिंग। पाइथागोरस प्रीमे क्या होती है, पढ़ के आए हो, लेकिन फिर भी मैं यहां बता देता हूं, एक बार बताऊंगा फिर कभी नहीं बताऊंगा। कर्ण बराबर कर्ण स्क्वायर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यही होता है ना। कर्ण क्या है यहां पे, ए बी स्क्वायर बराबर लंब क्या है, बी सी, आधार क्या है, ए सी, तो ए सी स्क्वायर, यही है। ए बी स्क्वायर बराबर, अब देखो बेटा बी सी स्क्वायर जो मैंने लिखा है, बी सी कहाँ है यहाँ, ये बी सी रहा। बी सी का जो लंबाई ये वो कितनी है, ए। बी सी की लंबाई कितना है, ए। बी सी स्क्वायर बराबर की जगह क्या लिखूंगा मैं, ए। ऐसे ए सी कितना है, ए, तो इसको लिखा मैंने ए। आगे और सोल्व किया मैंने, ए बी स्क्वायर बराबर ये कितना हो गया, 2a। फिर ए बी स्क्वायर, इसका मैं स्क्वायर हटाऊंगा तो यहां पे 2 पे अंडर रूट आ जाएगा, और ये a, ये मान अपने पास आ गया। अब बात करते हैं अपन इसकी त्रिज्या की, से एक रिलेशन निकालते हैं। इसे इक्वेशन नंबर 1 दे दो आप, समीकरण नंबर 1। इस गोले की त्रिज्या क्या है बेटा, यह है, और इस गोले की त्रिज्या क्या है, यह है, और इसकी दुगनी है त्रिज्या, इसकी भी यह है, इसकी भी यह है। यानी कि आधा गोला की त्रिज्या ये है, और इसका पूरा व्यास है, तो 2 त्रिज्या इसकी हो गई, आधी त्रिज्या इसकी हो गई, तो कुल त्रिज्या कितनी हो गई, 4r हो गई, 4r। तो ये जो ए बी कर्ण है, इस कर्ण की जगह मैं 4r लिख सकता हूं, 4r लिख सकता हूं। तो ये 4r बराबर अंडर रूट 2a। आ गया। आगे मैं इसे सोल्व करूंगा तो ये a बराबर 4r अंडर रूट 2, ये मान किस किस के समझ में आ गया। a को मैंने यहां ही रहने दिया, रूट 2 को इधर लिया है, तो किसके नीचे आ जाएगा, रूट 2 के नहीं 4r के नीचे आ जाएगा। तो इसे समीकरण नंबर 2 दे दो, इसे समीकरण नंबर 3 दे दो। आप आपकी सुविधा के लिए दे रहे हैं अपन ये। ओके बेटा।
अब यहाँ पे जो ये ए आया है, इस ए का मान मैं कहाँ रखता हूँ? जो अपना ओरिजिनल सूत्र था वो क्या था? संकुलन क्षमता के लिए जिसे अपन ने समीकरण नंबर क्या दिया था? समीकरण नंबर क्या दिया था बेटा? ए दिया था। तो समीकरण 3 का मान निम्न समीकरण ए में या निम्न समीकरण में रखने पर ऐसे भी लिख सकते हो। और वो समीकरण क्या होती थी? पेकिंग एफिशिएंसी बराबर जेड इंटू 4/3 पाई आर क्यूब बटा ए क्यूब इंटू 100, यही होती थी। समीकरण 3 का मान निम्न समीकरण में रखने पर तो क्या आया? पेकिंग एफिशिएंसी बराबर, अब जेड क्या है बेटा? प्रभावी परमाणु की संख्या, प्रभावी परमाणु की संख्या। और एफसीसी के लिए जेड कितना होता है? लिए जेड होता है 4। प्रभावी निकाल के देखा अपने को। जेड का मान मैं यहाँ 4 लिख दूं, 4/3 पाई आर क्यूब बटे ए क्यूब आया है ये अपने पास। जो ए क्यूब आया है इसका मान मैं इसकी जगह रख देता हूं, ए की जगह। तो ये कितना हो गया? 4r/√2 और इसके भी क्यूब इंटू 100। अब एक काम और करते हैं अपनी सुविधा के अनुसार। पेकिंग एफिशिएंसी बराबर 4 × 4/3 पाई आर क्यूब। मैं इस आर क्यूब को बाहर निकाल देता हूं ताकि आसानी से कट जाए। इधर रह गया 4/√2 क्यूब और ये आर क्यूब इंटू 100। इसको मैंने उड़ा दिया यहां से। ओके बेटा, फिर आगे मैंने सोल्व किया पैकिंग एफिशिएंसी को। तो ये आ गया 4 × 4/3 पाई बचा अब तो केवल। ये क्या आ गया बेटा? 4 चौक 16, यानी ये आ गया 4 × 4 × 4 बटे √2 × √2 हो गया। अब इसको और बढ़ाएंगे अपन। इधर देख लो, इधर से मैं इधर आ रहा हूं अब। ओके, तो ये देखो बेटा, इसको तो इससे उड़ जाएगा ये तो। चलो अभी उड़ाओ मत हो। 4 × 4/3 पाई का मान लिख देते हैं अपन डायरेक्ट। अब 22/7। आगे कितना आया? √2 को √2 से गुणा करेंगे तो 2, फिर बचा क्या? √2। नीचे लिखना है ना इसको। तो ये 4 × 4 × 4, ये कितना आ गया? 2√2। इसको काटा बेटा अपन ने, किसको? इससे ये कट गया, ये कितना रह गया? 2। ठीक है। और ये जो 4 है, इस 4 को अपन काटेंगे तो ये 4 2 4 इस 2 4 से कट जाएगा। ओके, आगे कितना रहा? 22/7 और इंटू 1/3 बटे 2/√2। सोल्व कर लेना, आ जाएगा। अब इससे ये 11 बार कट जाएगा। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा? चलो बेटा अब सोल्व कर लेना। तो आपकी जो पैकिंग एफिशिएंसी आएगी वो आएगी 74%। ऑल द बेस्ट। अपनी क्लास यहीं समाप्त होती है। आगे क्लास में तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब अवश्य करें बेटा। थैंक यू।